अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। DGI-SPR की जानिब से साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद कयास आराइयों पर मबनी हैं। जो ये कहता है उससे सवाल करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शाम के प्रोग्राम्स में बड़ा जिक्र होता है कि ये कर दिया और वो कर दिया। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक मामलात हैं दोनों, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई मसला नहीं है। मजीद उनका ये भी कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि तरक्की जो है उसका दारो मदार मजबूत मईशत है। साथ में उन्होंने ज़ाहिर भारत का भी जिक्र किया कि ख़त्ते में जो अमन तबाह कर रहा है वो भारत कर रहा है अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा जो रवाबित हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी और जो सियासी पहलुओं पर थे उन्होंने बात की है, वो सवाल के जवाब में की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इदारों और अवाम के दरमियान जो है वो तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, बाहर से ये चीज़ें फैलाई जाती हैं और उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जांच पड़ताल जो की गई है तहरीक इंसाफ की, जो स्क्रूटनी कमेटी की गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट आई, उसका खैर मकदम किया है और कहते हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि इसी किस्म की जांच पड़ताल नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, और जैसे जैसे ये जांच पड़ताल होगी वैसे वैसे हकीकत सामने आएगी और अवाम भी देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसका सियासी जो फंडिंग है उस पर मबनी वो जमात है, ना कि भत्ताखोरी पर और ना ही किसी मफादात पर मबनी जो है वो जमात है। हमने ये भी देखा कि अपोजिशन की जानिब से इस रिपोर्ट पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ना सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि तहरीक इंसाफ को भी। इसमें मौलाना फजलुर रहमान हों, शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, शायद खाकान अब्बासी ने तो आज एक पूरी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर कर दी है। और तमाम तर लोगों का अगर हम जो लुब्बे लबाब है वो यही है कि तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी गई है और इमरान खान साहब जो कि अपोजिशन जमातों को करप्शन के हवाले से इतना तनकीद का निशाना बनाते थे, आज ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने न सिर्फ बैंक अकाउंट्स बल्कि फ़ंड्स भी छुपाए हैं। आज इन्हीं दो मौज़ूओं पर अपने मोज़ेज़ मेहमानों से तज्ज़िया कराएंगे। हमारे मोहतरम मेहमानों में अंबर शमसी साहिबा, मुजम्मिल सोरवर्दी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। आज DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खारजी दाखिली जो मामलात हैं उस पर तो उन्होंने तवील जो है गुफ्तगू भी की, बताया भी क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड कहीं, डील से रिलेटेड कहीं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर अपोजिशन या बाज़ हलकों से यह आवाज़ें आ रही थी तो हुकूमत भी इससे पीछे नहीं थी, वो भी फौरी तौर पर इस बयानिए पर रिएक्शन दे रही थी, अगर जो ये बयानिया सिर्फ अपोजिशन का बनाया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर आपने नोट किया हो कि उस सवाल में ये भी कहा गया था कि ना सिर्फ अपोजिशन के लोग जो हैं बल्कि गवर्नमेंट के जो हैं वो भी इस बात को समझें कि जी हाँ कोई ऐसी कोई चीज़ है, ये बात भी जिक्र की, जिसने उन्होंने जवाब फिर ये दिया कि बेसलेस स्पेकुलेशन। मेरा ख्याल है उन्होंने आज ये जो डील वाली बात है इसको फॉर ऑल टाइम्स टू कम उन्होंने इसको ही पुट इट टू रेस्ट। और मुझे समझ नहीं आती है कि अब खासकर शरीफ फैमिली के फैमिली या उनके मीडिया सेल या उनके कुछ लीडरशिप में कुछ लोग हैं जैसे जुबैर साहब आगे, ये अब क्या इनका क्या नैरेटिव होगा, क्या नैरेटिव लेके आएंगे? क्योंकि देख रहे हैं इस हद तक जब DGI इस पर कह दे कि जी आप इन अ वे, मैं तो समझता हूं उन्होंने उनको कह दिया जो कहने वाले कि आप बताएं व्हाट इज द एविडेंस, आप बताएं कि आप कौन कौन क्या मांग रहा है, क्या उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसके डायनेमिक्स क्या है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो देखें मेरा ख्याल है अच्छा हुआ है कि एक दफा अपना DGI-SPR रिप्रेजेंटिंग दी द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक मरतबा इसके ऊपर अपना रद्द दिया है, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्पेकुलेशन हो रही थी। अच्छा, देन तो व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि काबीना का इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने है जिसमें इमरान खान साहब के जो बयानात थे जब वो सामने आए तो उससे भी लगा कि जैसे कहीं कोई डील की बात हो रही है। देखिए मीडिया में एक ऐसी फजा कायम करने में वो कुव्वतें कामयाब होगी। मैं बात कर रहा हूँ शरीफ फैमिली रिलेटेड जो जो लोग थे जो ये इस कैंपेन को स्पीयर हेड कर रहे थे, उनका मीडिया सेल हो गया और बाकी लोग, कि उन्होंने वाकई एक हाइप क्रिएट कर दी कि जिसमें वाकई कोई डील होगी है या होने वाली है। ये उसी तरह था हाइप जिस तरह के जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था तो कैसे उनके वो प्लेटलेट्स और
जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट, कि मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी कि जुडिशरी ने भी कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि गवर्नमेंट बताया कि परसों वो गारंटी दे वो जिंदा भी होंगे या नहीं। नहीं, लेकिन तो वो मेरा प्लेटलेट्स ख्याल, की बात जो है वो मीडिया सेल के थ्रू तो नहीं आ रही थी, वो तो हुकूमत पंजाब के थ्रू आ रही थी ना सारी। नहीं, हुकूमत पंजाब था, लेकिन जो उसमें हाइप जो क्रिएट करना था, उसमें जो, अब आई डोंट नो, उसमें कुछ स्पिन देना था, ये जो भी, ये हालात बहुत खराब हैं, एनी टाइम समथिंग कुड हैपन टू नवाज ओके, शरीफ सो साहब, वेरी वो क्विकली मेरा, अंबर से और ओके, मुजम्मिल से आई भी कांट पूछ लेते कंफर्म हैं कि दैट, कोई आई डील कांट नहीं हो कंफर्म। रही, और ये एक बयानिया जो है वो स्पीयर हेड कर रहे थे अंबर, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं नून लीग की जानिब से हो रहा था, लेकिन हुकूमत क्यों इतनी रिएक्टिव थी और क्यों इसका बार बार जिक्र किया जा रहा था? क्या आप समझती हैं कि आज की इस बात से ये तमाम कयास आराइयां कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वो दम तोड़ गई हैं, या महज सिर्फ डील की बात दम तोड़ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि डील की बात जो है वो तो ज़रूर एक तरदीद आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में और सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये हम याद रखें, क्योंकि तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इससे कबल आप देख लें कि मुशर्रफ के दौर में भी डील्स हुई थी, उसको NRO भी कहा जाता है, डिस्कशन हुई थी जिसके ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ वापस आए थे जिला वतनी के बाद। इससे कबल आपने ये भी देखा था कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए थे जब उनको अटक जेल में बंद कर दिया गया था कू के बाद, यानी कि 1999 के बाद। और कई ऐसे हमने मौके देखे हैं जहां डील्स होती है, बातचीत होती है, तो तारीख तो बताती है कि ऐसा मुमकिन है। अब रही आज की बात जो आपने कही, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये ज़्यादा जो हवा दी जा रही है वो शायद नून लीग की तरफ से, लेकिन मैं ये दलील दूंगी कि एक्चुअली ज़्यादा मीडिया की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज कहती है या उनके अकाउंट्स कहते हैं या हिंट करते हैं या इशारा देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या ये बात होती है कि वहाँ भी मुलाकातें हो रही हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, तो फिर स्पेकुलेशन वाकई होती है कि डील हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि तारीख हमें बताती है कि ऐसा ही होता है। इस पे जो रद्द अमल आया था, अगर रद्द अमल यही होता जैसे आज DGISPR का था कि नहीं कोई डील नहीं हो रही, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर शायद वो स्पेकुलेशन जो मीडिया में वैसे ही चल रही थी उसको और मजीद हवा ना मिलती। तो मैं कहूँगी कि एक इशारा मिला और वो फेंका, और वो हुकूमत ने ऐसे फेंका कि उसके बाद ये अफवाहें, ये बातचीत और भी ज़्यादा इनको फ़रोग़ मिला, और ये इसमें फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, 3 महीने क्या बात होती है, पाकिस्तानी सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो स्पेकुलेशन थी उसको ज़ाहिर है एक बाब जो है बंद करने की कोशिश की गई, बट आई डाउट कि ये हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी। अच्छा, ये डाउट कि ये हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी। मुजम्मिल, इसी में अगर मैं एक क्लब कर दूं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी ये अफवाहें बड़ी थीं और बहुत बहुत सारी बातें की जा रही थीं कि शायद खान साहब के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनसे जो है वो नाराज़गी चल रही है, खुसूसन वो DG ISI के नोटिफिकेशन के मामले के बाद से वो ताल्लुकात नहीं है। आज उसको भी एक तरह से समझ ले कि रेस्ट कर दिया गया है, द डस्ट हैज सेटल, कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ताल्लुकात में मसला नहीं है। कैसे रीड करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? मैं समझता हूँ बाय द बुक थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बाय द बुक उन्हें यही बात करनी चाहिए थी, और माजी के जो तजर्बात हैं कि अगर DGISPR बाय द बुक बात ना करें और कोई क्रीज से निकल के खेलें तो उसका बैकलैश आता है इदारे पे, और हमने माजी में उसको देखा भी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फ़ौज ने बहैसियत इदारा ये सीखा है कि उनके तर्जुमान को बाय द बुक चलना चाहिए। उन्होंने वही जवाब दिया है जो एक फ़ौज के तर्जुमान को देना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो मैं और मैं समझता हूँ कि माजी के तजर्बात से सीखा है, और उन्हें समझ है फ़ौज को कि अगर क्रीज से निकल कर कोई जवाब दिया जाए तो उसका रद्द अमल बहुत शदीद आता है। तो लेकिन क्रीज से निकल के खेलने के चांसेस मौजूद हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सीखते हैं ना। अब देखिए ना, नए DGISI ने कहा है कि मेरी फोटो कहीं ना आए, मेरी प्रेजेंस कहीं ना नजर आए, मेरी वीडियो रिलीज नहीं होनी चाहिए। इदारे ने सीखा है ना कि माजी से कि सीखे रिलीज करने के नुकसानात हुए हैं। इसी तरह ISPR में भी इदारे ने सीखा है माजी से। जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस की 2 डेफिनेशन है पाकिस्तान में, एक डेफिनेशन है हुकूमत की, एक डेफिनेशन है ऑपोजिशन की।
हुकूमत की डेफिनेशन है कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात अच्छे और एक पेज पे होने का ये मतलब है कि उनकी हुकूमत को भरपूर सियासी सपोर्ट दी जाए, उनको बैसाखियां फराहम की जाएं, उनको क्राइसिस से निकाला जाए, वो जहां फंसे हैं उनको उसमें से निकाला जाए। ऑपोजिशन का मतलब है कि सिविल मिलिट्री अच्छे रिलेशंस का ये मतलब नहीं है आप न्यूट्रल रहें। मेरा ख्याल है कि शायद इदारे ने यह भी सीखा है कि उनका काम नहीं है किसी सियासी हुकूमत को बैसाखियां देना, उसको क्राइसिस से निकालना, उसके कोरम पूरा करना, अरकान असेंबली में लाके देना, ये उनका अपना काम है, वो करें। ओके, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम के जांच पड़ताल के खैर मकदम के पीछे और जो उनका मैसेज है उससे वो बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बहुत आसान हैं जैसे कि वजीर आजम के बयान से लगता है, या हालात मुश्किल हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जांच पड़ताल की गई है, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, उस पर जरा बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम ने जिस तरह का मैसेज दिया है कि वो खैर मकदम करते हैं और उन्होंने मुंतजिर हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जांच पड़ताल के बयान से, तो ये लगता है कि वो 53 अकाउंट्स जो कि नहीं जाहिर किए गए, वो 31 करोड़ से जायद की रकम जो पोशीदा रखी गई इलेक्शन कमीशन से, इसमें कोई इतनी बड़े मसले की बात नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो खड़ा हुआ है पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के लिए। वो इस तरह कि पहले तो ये बात तो सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशन रहे हैं पिछले 1.5 साल से, हम देख रहे हैं विद द पीटीआई गवर्नमेंट। देखें, एक बात तो सही है, जो कुछ मैं 2 दिन से देख रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ कि कुछ ग्रे एरियाज हैं जो सामने आए हैं, लाइक अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स, कुछ कंपनीज जो हैं जो कि कोई दुबई में है, कोई किधर है, जो कि बिग अमाउंट आ रहे हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं है कि कौन भेजने वाले हैं, कंपनी का नाम है, उसके पीछे कौन है। तो ग्रे एरियाज डेफिनेटली सामने आए हैं और मेरे ख्याल है शायद ये भी वो पूरा एनालिसिस नहीं है, रिसर्च नहीं है जो कि शायद ईसीपी करना चाहती थी। ये भी चंद साल का है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये पीटीआई की ये डिमांड के पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है, बाकी पार्टीज के भी साथ साथ जो है वो बताए जाएं। मैं समझता हूँ वो उसमें इतना ज्यादा वजन नहीं है। जिसकी स्क्रूटनी कमेटी ने काम कर दिया और फिर ये वो बिल्कुल वो पब्लिक उन्होंने किया, वो ठीक है, वो लेकिन उसको लिंक नहीं करना चाहिए कि जी उनके भी साथ होने चाहिए। ठीक है, तो पीटीआई के वकील की ये इस्तदा आप कहते हैं गलत थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि वजीर आजम क्या नहीं समझते कि उनको वो जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं उस पर नुकसान हुआ है, क्योंकि 35 अकाउंट्स पोशीदा रखना बड़ी बात है। और देखिए, अगर तो ये कुछ साबित कर देता है जी, वो 53 अकाउंट जितने भी, अगर कोई ये साबित कर देता विद एविडेंस कि जनाब वो जो पैसा आया जो ग्रे एरियाज में जिसको मैं शामिल करता हूँ, वो प्राइम से इमरान खान या उनके खानदान उनकी जेबों में वो पैसा गया है, या वो पैसा इन्होंने अपनी जेबों में रखा, डिक्लेयर नहीं किया, वगैरह वगैरह, उसको दैट कुड बी वेरी वेरी सीरियस फॉर प्राइम। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी तक जो वो कह रहे हैं कि 31 करोड़ रुपए का कहीं पे एक गैप आ रहा है, तो चले देखिए, याद रखें पीटीआई अपने फॉर्मेटिव इयर्स में वो एक उस तरह की ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिस तरह की बाकी पार्टी ऑर्गेनाइज हैं। ओके, सो यू मीन कि वो अपना दिफा कर लेंगे, इसलिए वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। maybe that's what you mean. Amber, what do you think? जो ड्राइविंग फोर्स है इस पुरएतमादी की, वो क्या है वजीर आजम के पीछे? बिकॉज मुस्तकिल हम सुनते हैं कि करप्शन के वो खिलाफ हैं और वो रसीदों का जिक्र करते आए हैं ऑपोजिशन जमातों से और शरीफ फैमिली से, लेकिन जब खुद पर बात आई है वो इस बात को बिल्कुल ही एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि आप निकल जाते हैं और आप दूसरी बात करने लगते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के वो मुंतजर हैं जांच पड़ताल के। मेरे ख्याल में उनमें जो एतमाद की वजह भी ये भी हो सकती है कि अब आप फैसल वाडा साहब का भी केस देते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात होती है डस्का के हवाले से या ईवीएम के हवाले से, जहां थोड़ी बहुत अपनी इंडिपेंडेंस का इजहार किया, लेकिन आप फिर फैसल वाडा साहब का केस देखिए जो ओपन एंड शट डिस्क्वालिफिकेशन का केस था। उन्होंने जो अपना फॉर्म जमा करवाए थे और शहरियत के हवाले से वो उसमें तजाद बिल्कुल था, लेकिन उनको एक पास मिला था। इस पे भी आप देखिए कि कितने डिले हुए। ये स्क्रूटनी कमेटी भी आप देखिए 2018 में बैठी थी और
अब भी जो रिपोर्ट सामने आई है पार्शली सबको मिली है, कुछ आपने उसके हकायक भी सामने बता दिए, लेकिन इससे क्या जाहिर होता है कि अगर बार बार तहरीके इंसाफ जो उनका मुतालबा होता था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से कि रसीदें दिखाएं, तो मुनाफकत तो हुई कि अगर इस केस में रसीदें ना दिखा पाए, हम कोई ना कोई वजह तो बता सकते हैं ना, कि कह सकते हैं अच्छा नहीं, बड़ी उस वक्त फॉर्मेटिव ईयर थे, उस वक्त वजह बताई जा रही थी, कितनी पुरानी रसीदें हैं कि कैसे कहाँ से निकाली जाएंगी। देयर वुड ऑलवेज बी रीजंस, लेकिन द फैक्ट्स आर द फैक्ट्स, एंड द फैक्ट्स हियर आर कि तहरीक इंसाफ ने इसकी स्क्रूटनी से, इसको आवाम के सामने रखने से छुपाने की कोशिश की, और अब भी कर रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है, उनके तो वकील की यही इस्तदा थी ना कि इसको अवाम में नहीं सामने लाया जाए। अच्छा, रही बात ग्रे एरियाज की, जो ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, कानून में तो ग्रे एरियाज एक्चुअली नहीं है, और इसी वजह से मैं तो ये दलील दूंगी कि ये जो बात हो रही है कि इलेक्शन के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम होनी चाहिए, तो आई थिंक कि ये अगर सब मिल बैठ कर सोचें तो इन कवानीन में भी तरमीम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि ममनुआ फंड्स, जो गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग होती है, वो किसी गैर मुल्क किसी हुकूमत से हो सकती है, जो फॉरेन गवर्नमेंट से हो सकती है, मल्टीनेशनल से हो सकती है, बराह रास्त हो सकती है, इनडायरेक्टली हो सकती है, कंपनी से हो सकती है। फिर आप फॉरेन एडेड जो एक पार्टी होती है जो बहुत ख़तरनाक है एक पार्टी के लिए, उस पर ये फैसला आना, तो ये भी किसी भी इंडिविजुअल से भी आपको अगर पैसे मिले तो आपको फॉरेन एडेड डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि मैं ये भी कह सकती हूँ कि कानून में ये वाजे नहीं किया गया कि कितना तनासुब होगा। तो ये है खतरनाक, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अवाम से और इस केस को आगे बढ़ाने से हर कोशिश इस्तेमाल किया है, जिससे फिर यही आप सवाल उठाते ना, उस वक्त भी पैनामा केस में भी यही सवाल उठ रहा था कि फिर अगर नहीं है तो क्यों छुपा रहे हो, नहीं है तो क्या वजह है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है, पेपर ट्रेल क्यों नहीं है, अकाउंट्स क्यों छुपाए गए हैं, पैसे कहाँ हैं। तो ये मैं इस पे एक और मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है कि अगर कुछ होता नहीं भी है, कि अगर हम कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस फंड जो हैं इनको वापस करने पड़ते हैं, यही फैसला आता है, तो इसके बावजूद मेरे ख्याल में कि एक ब्रांड इमरान खान जो बात हो रही थी कुछ दिन कबल, कि ब्रांड इमरान खान को प्रमोट किया जाए कि वो चोर नहीं है और वो सादिक और अमीन है और करप्ट नहीं है, लेकिन जब वो शफाफियत की बात करते हैं और फिर ये मामला छुपते हैं और फिर ये कहा जाता है कि ये ममनुआ फंड्स है, ये उनके ब्रांड पे डेंट है। जब तोशा खाना का केस आता है और ये बताते नहीं कि कौन से तोहफे तोहफे थे, उनकी वैल्यूएशन कहाँ थी, छोड़ दे किस ममालिक ने दिया था, कुछ बेबुनियादी जो तफसीलात है वो नहीं बता पाते, तो ये ब्रांड इमरान खान को डेंट नहीं आता। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी ये जो दलाइल दिए जा रहे हैं उस पर खुद पे भी सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए। सो क्या मुजम्मिल, आपको लगता है बार बार ये भी कहा जाता है कि वजीर आजम के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको शायद गलत एडवाइस देते हैं, आपको लगता है नंबर वन कि ये गलत एडवाइस उनको दी जा रही है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और दूसरा सियासी तौर पर क्या नुकसान इसके आपको नजर आ रहे हैं फॉर तहरीक इंसाफ? पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल है इमरान खान को हालात का और केस का पूरा पता है, तभी 6 बार स्टे लिया गया है। अब रिपोर्ट पब्लिक करने का एक पॉलिसी है, एक पोस्चर है। पॉलिटिक्स में पॉलिसी और पोस्चर में फर्क चल जाता है। एक इमरान खान का पोस्चर है, मैं साहब के लिए तैयार हूं, एक उनकी पॉलिसी है कि वो इल्तवा का शिकार लेते हैं, स्टे लेते हैं, रिपोर्ट को रोकते हैं, कहते हैं हमारी रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको पता है उन्होंने 6 माह पहले भी कहा था कि हाँ मेरी तलाशी ले ली जाए। पिछला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मेरे एतमाद का नहीं था, नए पर मुझे एतमाद है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने तो अभी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो हुकूमत के साथ ठीक तल्लुकात नहीं है। इनको वो क्लिप सुना दें इमरान खान का, जो उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर पे मुझे एतमाद था है और पिछले पे नहीं था, इसलिए मैं स्टे लेता था। तो अब मुझे तो नहीं पता कि ब्रिगेडियर साहब की बात माननी है मैंने या इमरान खान की बात माननी है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर आपकी पॉलिसी और है और आपका पोस्चर और है, अब अगर आप मुझे उनके पोस्चर पे सवाल करना चाहती हैं तो पोस्चर बहुत अच्छा है और उन्होंने पोस्चर पर ही तो कमाया है, पॉलिसी पर तो नहीं कमाया। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अपनी पोस्चर की जो एक इमेज था, जो एक क्रिकेटर का इमेज था, एक फंड रेजर का इमेज था, एक शौकत खानम का इमेज था, और कुछ गुफ्तगू के नतीजे में ही उन्होंने पोस्चर एक पैदा किया जिसके नतीजे में कुछ लोग उनकी बातों में आ गए। अब एक पॉलिसी की बात है, पॉलिसी उनकी 3.5 साल में हमारे सामने है। इलेक्शन कमीशन में शहबाज शरीफ का केस हो और दीगर जो केसेस हैं जो उनके खिलाफ हैं,
उनमें क्या वो जो डेफेमेशन के केसेस हैं उनमें वो पेश हो रहे हैं, क्या जो नैब के केपीके के केसेस हैं क्या बीआरटी पे स्टे नहीं लिया गया। तो एक पॉलिसी है, और एक एक पोस्चर posture है। है। ओके, हाँ। ठीक है। जी जी, क्विकली बिफोर आई टेक अ ब्रेक एंड देन वी कैन कंटिन्यू कि इलेक्शन कमीशन, अब तीनों से मेरा यही सवाल होगा कि व्हाट डू यू सी इलेक्शन कमीशन डूइंग बिफोर द जनरल इलेक्शन। ब्रिगेडियर साहब, लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड देन यू कैन ऐड ऑन टू दिस वन। वेलकम बैक। जी ब्रिगेडियर साहब, मुजम्मिल ने बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी अलग है और पोस्चर अलग है और उसकी उन्होंने बड़ी मिसालें भी पेश करके दिखाई। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जो अंबर शमसी साहब कह रही थी, आई विल एग्री विद हर कि इमरान खान का जो इमेज है वो एक है कि वो एक हमारे लिए आइडियल है, फ्लैग बेरर है ऑफ शफाफियत एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस केस में अगर जहाँ पे उनसे कोई मनी ट्रेल मांगा जाता है, उनकी पार्टी के जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उन लोगों से ये मांगा जाता है तो उनको देना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी तीनों पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो खुद सियासतदान बताते हैं कि जनाब कैसे बड़े बड़े हैवी अमाउंट करोड़ों में कैश अक्रॉस द टेबल दिए जाते हैं टू द पार्टी लीडरशिप, उनके घर में जाके, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो पार्टी फंड में गए या नहीं गए, टिकट कैसे बिकते हैं, सेनेट के टिकट कैसे बिकता है, वो कितना पैसा जो है वो पब्लिक में, आवाम में सामने नहीं आता है, वो जेबों में चला जाता है। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ईसीपी या ईसीपी का कोई डेजिग्नेटेड अदारा ईयरली ऑडिट ऑफ फंड्स होने चाहिए। ये जो अंबर साहबा कह रही थी, कोई कानून साजी इस किस्म की होनी चाहिए, ईयरली ऑडिट ऑफ फंड्स। और दूसरी चीज ये है, तो शाखाना की तरह बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, चाहे जो भी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो कि फलां ब्रदर इस्लामी मुल्क है, ये जो भी मुल्क है, भाई तोशा खाना में एक देखे ना, इतना रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है कि जब शौकत अजीज साहब गए थे नेपाल में तो उनको वहां पे एक सिल्क का हैंकरचीफ दिया गया था बाय द किंग ऑफ नेपाल, और वो आके जमा कराया था, फिर वो उन्होंने कोई 250-300 रुपए में वो उन्होंने वापस ले लिया था, जो उस वक्त की पॉलिसी थी 5% देके 2% देके। तो वाई नॉट तोशा खाना केस में बिल्कुल खान साहब को बताना चाहिए, ही शुड कम आउट कि ये कौन सी गिफ्ट है, किसने दी, इनकी क्या मालियत है। तो जो बातें आप कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि फिर वजीर आजम के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी जब वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, जब तक वो इन मामलात को सेटल नहीं कर लेते? यानी पोस्चर और पॉलिसी एक नहीं हो जाती? नहीं, पोस्चर पॉलिसी एक, मैं इसको कहूंगा उनके इमेज में थोड़ा सा डेंटिंग तो फिर आ जाती है ना, इट गेट्स डेंटेड इन द आईज ऑफ द पीपल कि भाई नुकसान हो जाए, हुकूमत चली जाए, आप सियासी तौर पर खत्म हो जाए, लेकिन इट शुड गो डाउन ऑन हिस्ट्री कि यू स्पोक द ट्रूथ। आपने कोई चीज आवाम से या रियासत के इदारों से आपने छुपाई नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान विल हैव ऑल दोस डिटेल इफ एवर ही इज आस्क्ड बाय दोस पीपल। लेकिन एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, देखें डील के वाले से मैं बार बार कहता हूं, डील एक ही पॉसिबल है पाकिस्तान में, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, जरदारी फैमिली, जो भी लोग हो, और वो उसको खैर डील तो हम नहीं बोलते हैं, उसको हम प्ली बार्गेन बोलते हैं विद नैब। और उसमें यह है कि यू गिव द लूटेड जो मनी है, जो लाइबिलिटी है, वापस करें, और आपको जेल जो है वो नहीं भेजा जाएगा, 10 साल के लिए आप सियासत से डिस्क्वालीफाई हो गए। दैट्स द लीगल वे, दैट्स द राइट वे, दैट्स द ओनली डील। ओके, सही है, दैट्स द ओनली डील पॉसिबल इन पाकिस्तान अंडर द लॉ। अच्छा, कोई चीज नहीं। चलिए इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं, भूल जाए ना डील की बातें, तो अब उसकी तो तरदीद हो चुकी है, देयर इज नो डील हैपनिंग, उसका क्या आप जिक्र करना ब्रिगेडियर साहब, वो तो आज बड़े, हाँ सही। मैं अंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आते हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। आपको क्या देख रही हैं आप, क्या जनरल इलेक्शन से पहले ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, उम्मीद तो बहुत थी कि कुछ साल पहले भी हो जाए, 2014 का ये केस चल रहा है, लेकिन अभी तक मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंचा। ये तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है सिर्फ, अभी तो मामला आगे जाना है, पब्लिक हियरिंग होनी है। मैं कुछ कह नहीं सकती। इससे कबल भी अब बात होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा सख्त है क्या तहरीक इंसाफ पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी काफ़ी ढील दी है। डील की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन डील तो दी है। ये मामला बहुत साल चलता रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। जहां तक गैर मुल्की ममनुआ फंड्स के हवाले से हैं,
तो वो तो एक सिंपल कॉन्फिस्केशन की बात होती है। लेकिन अगर फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो एक सियासी जमात को तहलील करें। ये इसका तरीकाकार यही होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट, जिसका मतलब काबीना है, जिसमें फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ही है ना, तो काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजती है और फिर हियरिंग होती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो इतना आसान नहीं है ना। मैं इसकी हामी हूँ वैसे। मैं ये भी बता दूं कि आप एक सियासी जमात को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत एक और हो सकती है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है, कि अगर जैसे हमें मालूम है कि और बार बार अकबर एस बाबर जो पटिशनर थे और एक बानी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ये लेकर गए थे और बहुत डिसल्यूजन होकर ये केस लेकर गए थे, वो भी नहीं चाह रहे कि पार्टी जो है उसकी वो तहलील हो। लेकिन उनका भी यही कहना है, कुछ वकला का भी कहना है कि एक ये भी केस बन सकता है कि अगर इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन उनके दस्तखत हैं इन अकाउंट्स पे जिससे ममनुआ फंड्स है, तो एक और सेपरेट केस बन सकता है, जो एक और मसला बन सकता है। तो आई थिंक देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। क्या हो सकता है कि जनरल इलेक्शन से पहले ये मामला खत्म हो जाए। अगेन हार्ड टू प्रेडिक्ट। जी मुजम्मिल, आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस का जिक्र हुआ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, जैसे डस्का का भी जिक्र होता है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑटोनमस होने की जो है वो तरीक़ाकार भी दिखा दिया, जिस तरह से डस्का का इलेक्शन हुआ और उसके बाद की जो रिपोर्ट सामने आई। अभी क्या देख रहे हैं इस मामला, ये जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं अंबर बता रही हैं कि बिकॉज इट्स नॉट ईजी, और ना ही ये स्टैब्लिश हुआ है अभी कहीं कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, यू नो, इट्स जस्ट कि अभी तो ये पता चला है कि जी आपने बैंक अकाउंट्स पोशीदा रखे और इतनी रकम जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं की है। देखिए अंबर, एक चीज भूल रही हैं। मैं इनको एक और सिनेरियो पेश कर देता हूं, वो शायद इनके ज़हन में इस वक्त नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को अपहेल्ड कर देगा और इसके मंदरजात को तस्लीम करके ऑर्डर जारी कर देगा कि इमरान खान साहब ने फंड्स कंसील किए हैं, इमरान खान साहब ने इस तरह फंडिंग ली है, ये किया है, ये एक ऑर्डर इलेक्शन कमीशन से आ जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 62-63 के तहत इमरान खान साहब की नाअहली की पिटीशन हो जाएगी कि एज चेयरमैन वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे। उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उनको एक फ्रॉडियर डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने उनसे झूठ बोला है, फंड्स छुपाए हैं, एम्बेजलमेंट की है। तो लिहाजा चूंकि उन्होंने ये किया है तो वो 62(1)(f) के तहत अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। उन्होंने बतौर वजीर आजम भी जो एफिडेविट्स दिए हैं वो झूठ बोला है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में। तो लिहाजा वो भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, जिसकी जानिब शायद अंबर का भी ख्याल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तस्दीक कर दूं, मैंने क्या 3 सिनारियोज पेश किए थे। एक था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को कोई इफेक्टिव ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को अपहेल्ड करने की जरूरत है। मैंने कहा था कि वो दरवाजा ही खुल जाता है। और हमारे यहाँ वजीर आजम चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो चाहे नवाज शरीफ हो, वहीं से जाते हैं, एक ही दरवाजा है और वही दरवाजा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई नया दरवाजा क्यों इन्वेंट करने की जरूरत है जब वहां से काम बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अच्छा, मैं ये भी कह दूं कि ये भी मैं कह दूं कि क्योंकि आप टाइमिंग की बात कर रही हैं, इससे कबल भी जो 2018 के इंतखाबात है, ये केस तब भी चल रहा था, ये तब भी निमट सकता था। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी का भी केस था जिसमें नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही थी। हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे सजा हो गई थी और इमरान खान को स्टे मिल गया था। वक्त की बात है, आरटीएस बैठ गया था। क्योंकि मेरे पास, हाँ, क्योंकि I have to now wind up the show. I have to wind up the show, ब्रिगेडियर साहब। या आखिरी जो सेंटेंस है ना इनके जवाब का मुजम्मिल का, कि जब वो दरवाजा मौजूद है वज़ीर आज़म के जाने का, तो कोई नया दरवाजा क्यों इन्वेंट किया जाए या ट्राई किया जाए। I just want your words on that. बात बड़ी क्लियर है। मैंने पहले भी कहा था, अगर ये कोई साबित कर दे कि उन्होंने एम्बेजलमेंट किया है, उन्होंने पैसा इससे गायब किया है, अपनी जेबों में डाला है और वगैरह वगैरह, तो फिर तो ठीक है, कानून अपना रास्ता ले। लेकिन साहब, कानून ये नहीं कहता कि एम्बेजल हुआ है पैसा। कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी फॉरेन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कंपनी से पैसा लिया, ममनुआ फंडिंग है, मुलाजमीन के अकाउंट में मंगाए हैं, तो भी चेयरमैन जाता है जी। वो तो ममनुआ फंडिंग का एक पूरा डेफिनेशन है ना कि क्या चीज ममनुआ है, और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चीज की इजाजत नहीं है। फंड मंगाना भी जुर्म है।
देखते हैं इलेक्शन कमीशन की क्या फाइंडिंग्स आती है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसले देती है, तो फिर ये तमाम स्पेकुलेशन पे आगे बात की जा सकती है। व्हाई नॉट? बिल्कुल सही। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।